24 बरस 11 महीने और 7 दिन, इतनी सी जिंदगी। इतनी सी ही जिंदगी में 4 बार जेल यात्रा, और उसी जेल यात्रा के दौरान एक 21 दिन का आमरण अनशन, जब स्वयं जेलर को उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़ा। और इतनी सी ही जिंदगी के आखिरी 63 दिन बिना एक बूंद पानी के हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाला वो लड़का, चाहे मैट्रिक हो या फिर बंग भाषा कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई, हमेशा फर्स्ट डिवीजन रहने वाला, महज 17 बरस की आयु में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सक्रियता, और बाद में उस समय के क्रांतिकारियों के सबसे बड़े गढ़ अनुशीलन समिति में सदस्यता, और उसी अनुशीलन समिति के मुखिया सचिंद्र नाथ सान्याल से बम बनाने की विधि सीखने वाला वो लड़का कौन था? नमस्कार साथियों, मैं निखिल सिंह परिहार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर द्वारा चलाई जा रही दी अनसंग स्टोरीज में मैं आज लेकर आया हूं ऐसी ही एक अनसंग हीरो की कहानी जिसे लोगों ने कम पढ़ा कम जाना। मैं बात कर रहा हूं बंगाल की विप्लव भूमि, क्रांति की भूमि से जन्म लेने वाले जतीन्द्र नाथ दास की, जिन्हें हम सब जतिंदा भी कहते हैं। जतिंदा का जन्म बंगाल के कलकत्ता में 1904 में हुआ। उन्होंने बंग भाषा कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में अनुशीलन समिति के संपर्क में आए और वहां सचिन नाथ सान्याल जी के सानिध्य में बम बनाने की प्रक्रिया सीखी, जिसमें वो इतने निपुण हो गए कि उस समय भारत के सभी क्रांतिकारियों के सबसे चहेते हो गए। उसी बीच उत्तर भारत में भगत सिंह और उनका संगठन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, काफी सक्रियता से कार्य कर रहा था। उसी को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह ने कोटला, दिल्ली में एक अखिल भारतीय अधिवेशन बुलाया, जिसमें उनकी मंशा थी कि भारत के सभी क्रांतिकारी एक स्थान पर जुटें और एक एजेंडा सेट हो जिससे भारत की आजादी की रफ्तार, उस लड़ाई की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। उस कोटला अधिवेशन में भगत सिंह ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें वो चाहते थे कि कोलकाता से, बंगाल से जतिंदा आए। पर जतिंदा ने उस समय तक अपना मन थोड़ा सा बदल लिया था। वो चाहते थे कि हिंसा नहीं अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए। जिसके बाद भगत सिंह उनसे मिलने के लिए कलकत्ता जाते हैं। उसी बीच कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी स्पीच देते हैं। उन्हें सुनने भगत सिंह भी जाते हैं। उन्हें सुन करके फिर भगत सिंह जतिंदा के पास जाते हैं मिलने। जतिंदा से भगत सिंह कहते हैं कि आप हमारे संगठन के साथ जुड़िए, भारत की आजादी में सक्रिय भूमिका निभाइए। तो इस पर जतिंदा कहते हैं कि भगत, मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, मैं अब बम नहीं बनाता हूं, अब मैं लिखता हूं और लिख करके क्रांति लाना चाहता हूं। इस पर भगत सिंह कहते हैं कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। वो समझाने का प्रयास करते हैं, पर जतिंदा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी भी रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, उस पर चल सकते हैं, आजादी पा सकते हैं। तो उस पर भगत सिंह कहते हैं कि मैं अभी उन्हीं को सुनकर के आ रहा हूं राष्ट्रीय अधिवेशन में। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं गांधी जी, यानी कि राज होगा ब्रिटिशर्स का और शासन चलाएंगे हम, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। पूर्ण स्वराज की बात करते हैं भगत सिंह। उसके बाद उन्हें समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं वर्बल बातचीत से। तो भगत सिंह जतिंदा पर एक आत्मघाती हमला कर देते हैं, जिससे घबरा करके और विस्मय होकर के औचक ही जतिंदा वहां पड़ी नुकीली वस्तु से भगत सिंह पर वार करना चाहते हैं। पर भगत सिंह तब तक उनका कॉलर छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये हिंसा नहीं है जतिंदा, ये है आत्मरक्षा, और आज भारत के लोग भी आत्मरक्षा कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर के जतिंदा जुड़ते हैं भगत सिंह के साथ, और फिर चाहे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो, या फिर सॉन्डर्स मर्डर केस हो, या फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, उन सब में कहीं ना कहीं जतिंदा की एक अहम सक्रिय भूमिका रहने लगी। इसी बीच जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में कुछ क्रांतिकारी साथी दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन जाते हैं, तब ये सभी क्रांतिकारी लाहौर सेंट्रल जेल में पुनः एक बार एकत्रित किए जाते हैं। उसी दौरान भगत सिंह और बाकी उनके साथी इस बात को देखते हैं कि उनके और यूरोपीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ना तो अच्छा खाना मिल रहा होता है,
ना पढ़ने को किताबें, ना अखबार, ना रहने के लिए साफ सुथरे सेल। इस पर वो कहते हैं कि ये जेल मैनुअल सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिसकी बात एक बार पहले जतिन दा मायमनसिंह सेंट्रल जेल में भी कर चुके थे और 21 दिन का आमरण अनशन किया था जब जेलर को उनकी बात माननी थी। इसलिए सबसे ज्यादा इस बात का समर्थन स्वयं जतिन दा ने किया। जतिन दा जो कि इनमें सबसे बड़े भी थे, जतिन दा ने कहा कि हमें आमरण अनशन करना चाहिए। सबने उनकी बात का समर्थन किया और सबने आमरण अनशन किया। इस पर भगत सिंह ने कहा कि हम सबको आखिरी तक लड़ना होगा, अगर कोई भी रुक गया, कोई भी थम गया, कोई भी पीछे मुड़ गया तो ये लड़ाई हम हार जाएंगे। इस पर जतिन दा कहते हैं कि भगत कोई नहीं पीछे हटेगा, खासकर जतिन दा तो नहीं पीछे हटेंगे और नहीं हटते हैं जतिन दा पीछे। 63 दिन की उस लंबे आमरण अनशन के बाद जतिन दा इस दुनिया से चले जाते हैं, पर नहीं जाता है वो हौसला, वो जज्बा, वो क्रांति की अलग। मैं उन्हीं के भाई किरण दास की किताब पढ़ रहा था जिसमें मुझे पता चला कि उस समय जब जतिन दा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देनी थी तब वहां पर लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्वयं बंगाल की वीर भूमि से वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी अर्थी को कंधा देने आए थे। ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में आज लोग नहीं जानते हैं जिसके अंत समय के बाद भारत में एक विप्लव, एक क्रांति की अलग जगी। यूनिवर्सिटीज में विद्रोह हो गया, कॉलेजेस में लोगों ने ब्रिटिशर्स को आने नहीं दिया, हॉस्टल्स में ताले लग गए, गर्ल्स कॉलेज तक ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस स्तर से युवा जुड़े एक साथ, इस स्तर से छात्रों में क्रांति आई। युवा और छात्र क्रांति का सबसे पहला प्रतिबिंब बन करके उभरे जतिन दा और उनका 63 दिन का वो लंबा आमरण अनशन। पर आज में से कितने लोग उन्हें जानते हैं? मेरा इससे इतना ही प्रयास है कि आप सभी लोग जाएं और जतिन दा के बारे में पढ़ें। आप सभी का धन्यवाद।